नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे तक हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास चर्चा खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा होगी कि हरियाणा में आखिर हुड्डा का और कांग्रेस का भी गढ़ क्यों ढह गया। क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो आपने नतीजा देखा ही था, उसके बाद जो अभी वहां पर स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें बीजेपी की बम्पर जीत हुई और ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई हरियाणा में। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस का किला और हुड्डा का गढ़ क्यों ढह गया। इस पर सबसे पहले खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, और इसके बाद बात कि क्या उत्साह के रंग पर भी सनातनी भारत में जगह जगह पर अलग अलग बहाने के साथ मनाही, नियंत्रण, रोक, प्रतिबंध अलग अलग जगहों पर, यह एक बड़ा सवाल है। इस पर करेंगे बात। और उसके बाद केरल की कंफ्यूज सियासत। यह बात इसलिए उठ रही है क्योंकि इसके केंद्र में शशि थरूर है। शशि थरूर का पिछले कुछ हफ्तों कुछ महीनों का जो व्यवहार रहा है सीपीएम सरकार के द्वारा, सीपीएम सरकार को लेकर, उनके प्रति, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और कई तरह का कंफ्यूजन है। क्योंकि शशि थरूर ने एक नया कंफ्यूजन भी पैदा किया है सेल्फी लेकर के वहां के सीएम के साथ, केरल के सीएम के साथ। तो इसको लेकर और चर्चा गर्म है, इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आज फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होगा होली का दहन। वृंदावन और अयोध्या में भी मची होली की धूम। उधर जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने मनाई होली। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस फोर्स के साथ शुरू किया गया फ्लैग मार्च। जिले में बनाए गए 6 जोन और 29 सेक्टर। त्रिस्तरीय सुरक्षा के लिए पीएसी तैनात, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शरारती तत्वों पर ताबड़तोड़ एक्शन के दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने शांति निकेतन सोनाझुरी हाट में होली खेलने पर लगा दी रोक। तो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने घेरा, कहा राज्य सरकार विभाजनकारी राजनीति और तुष्टीकरण की कर रही है राजनीति। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की केरल के सीएम विजयन के साथ सेल्फी को लेकर चर्चा गरम। पहले भी थरूर को वामपंथी सरकार की तारीफ करने पर मिल चुकी है आला कमान से हिदायत। राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश पहुंचे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। रोहिंग्या संकट और बांग्लादेश के साथ संयुक्त राष्ट्र की एकजुटता पर होगी बातचीत। और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों को लेकर फिर घिरा पाकिस्तान। हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों ने धार्मिक उत्पीड़न और अल्पसंख्यक महिलाओं की तस्करी जैसी गंभीर समस्याओं को किया उजागर। ये थी हेडलाइंस। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और अब खास मेहमानों के साथ खास चर्चा आज की, और वो चर्चा होगी कि क्या हरियाणा में ट्रिपल इंजन की जो सरकार बन गई है बीजेपी की, जिस तरह से वहां पर बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव में जीत दर्ज की विधानसभा में जीत के बाद, तो इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या हुड्डा का गढ़ ढह गया और क्यों ढहा, कांग्रेस का किला क्यों ढहा। इसी पर आज सबसे पहले खास चर्चा करेंगे। दरअसल नगर निकाय चुनावों में हरियाणा ने एक बार फिर से बीजेपी की झोली भर दी है। विधानसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी
मेयर के चुनाव में भी 10 में से 9 सीटें जीत गई हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि परिणामों से तो पता चलता है कि हरियाणा की जनता को बीजेपी पर भरोसा है। लोगों ने इस सरकार के विकास कार्यों को सराहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, हरियाणा को है सिर्फ मोदी जी पर विश्वास। हरियाणा विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद नगर निगम और नगर निकाय चुनावों में भी बीजेपी को अपना आशीर्वाद देने के लिए हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, अगर हम चुनाव हार गए तो यह झटका हो सकता है, लेकिन यह पहले से ही हमारे पास नहीं है। मैं चुनाव के दौरान कहीं नहीं गया, मुझे नहीं लगता इसका प्रभाव एलओपी के चयन पर पड़ेगा। चुनावों में कांग्रेस का फीका प्रदर्शन और रवैया कार्यकर्ताओं में किसी भी क्षेत्र में उत्साहित नहीं कर पाया कार्यकर्ताओं को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेता चुनाव प्रचार से दूरी बना रखे थे, लेकिन बीजेपी ने ट्रिपल इंजन की सरकार और मजबूत संगठन के दम पर कांग्रेस को यह भारी शिकस्त दे दी है। सोनीपत और रोहतक जैसे कांग्रेसी गढ़, यहां से भी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाना राहुल गांधी के लिए चिंता का विषय ना हो, लेकिन कांग्रेस के खेवनहार भूपेंद्र हुड्डा के लिए तो ये अस्तित्व का सवाल है। बीजेपी ने इन 10 सालों में शहरों के बुनियादी ढांचों में काफी सुधार किया है। शहरी लोगों का जीवन आसान हुआ है और उधर संगठन की पहुंच आज तकरीबन हर जगह पर है बीजेपी की। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव में हार के बाद आज तक कोई समीक्षा बैठक तक नहीं कर पाए हैं। महीनों बीत गए, इसके बाद भी हरियाणा में प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा ये भी पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है। सोचिए क्या हाल है। लेकिन राहुल गांधी हार का ठीक रहा चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं। संसद में कभी मतदाता सूची तो कभी ईवीएम में गड़बड़ी की बात उठाते रहते हैं राहुल गांधी, लेकिन वो असली समस्या पर नहीं जाते हैं। दरअसल कहा जाता है ना कि घोड़ा 2 तरह का होता है, एक रेस जीतने वाला और एक शादी में सजावट वाला। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में केंद्र से लेकर राज्य तक ऐसे सजावटी घोड़ों की भरमार है। तो शादी के घोड़े से जंग नहीं जीती जा सकती है। ये बात तो राहुल गांधी बेपाकी से कहते हैं, लेकिन घोड़ा बदलने का साहस भी तो नहीं कर पाते हैं। ये बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं को ये ट्रिपल इंजन सरकार की बधाई दी। सबसे बड़ी बधाई मैं हरियाणा प्रदेश के जन जन को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को देता हूं, जिनकी मेहनत और हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होने की बात कही। गए नहीं मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, जब मैं चीफ मिनिस्टर था तब भी और अभी कभी पंचायत इलेक्शन में और मैं हिस्सा नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो भाईचारे का इलेक्शन होता है। और हरियाणा के मंत्री अनिल विज का कहना है कि नगर परिषद पर बहुमत से भाजपा की जीत का दावा तो उन्होंने पहले ही कर दिया था। नगर परिषद पर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है और जैसा मैंने चुनाव से पहले कहा था कि मैं और ये जीते हुए पार्षद और जो हार भी गए हैं हम उनका भी सहयोग लेंगे। हम सब मिलकर अंबाला छावनी को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। तो आखिर ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बन तो गई, लेकिन सवाल बीजेपी के लिए तो सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन कांग्रेस पर तो 100 सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस आखिर हरियाणा से साफ क्यों होती जा रही है, तीनों लेवल से।
इसी पर आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वंदना पोपली जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत वंदना जी। साथ में हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को होली की अग्रिम बधाई, और सब लोग बिल्कुल चाहे जहां से जो भी नतीजा आए, लेकिन होली की खुशियों में कमी नहीं होनी चाहिए, किसी की खुशियों में, है ना। विनोद जी, चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा की होली तो बिल्कुल अलग सी हो गई संदीप त्रिपाठी जी की पार्टी के लिए। संदीप त्रिपाठी जी की पार्टी की बात अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा संदीप त्रिपाठी जी के पार्टी को ये आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। हरियाणा के लोकल इलेक्शन को, लोकल बॉडी इलेक्शन को चाहे हुड्डा जी जिस रूप में देखते हो, लेकिन जिस आप अभी देखिए जिस रोहतक से उन्होंने अभी 6 महीना पहले एमपी का इलेक्शन जीता है जी, अभी हुए विधानसभा चुनाव में चारों के चारों सीट जीता है, वहां उनका मेयर का कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट भी वो नहीं जिता पाए हैं। तो सवाल है कि हुड्डा जी को तो सबसे ज्यादा चैलेंज तो उनके अपने गढ़ में मिला है, जिसको पार्टी कांग्रेस के क्षेत्रीय छत्रप के रूप में मानती है। अब सवाल सबसे बड़ा लाल जी इसमें सवाल ये है, ट्रिपल इंजन की बात आप जो आपने कहा, तो डेफिनेटली हरियाणा के लोगों ने भरोसा जताया है, ये मानना पड़ेगा ये बात कि आपको एक सरकार की, और एक कम से कम अमित शाह जब कहते हैं कि मोदी पे विश्वास, तो ये बात माननी पड़ेगी कि ये बात लोगों के मन में है कि अगर ये डेवलपमेंट का कुछ मतलब है तो वो पीएम मोदी से है। तो ये भरोसा जो है वो तो जग जाहिर सी बात है जी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की बात है कि अभी पिछले दिनों से जब से आप पार्लियामेंट का सेशन देख रहे हैं, राहुल गांधी एपिक नंबर पे बहस चाहते हैं, राहुल गांधी इलेक्टोरल रोल के साथ साथ ईवीएम पे बहस चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी की ये चिंता अभी तक क्यों नहीं है कि 4 महीने हो गए हरियाणा में अभी तक कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं बना है। ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। एक विधानसभा का बजट सेशन, अभी दूसरा सेशन पूरा हो गया और वहां एलओपी नहीं बना। आप समझ लीजिए कि जहां पार्टी संगठन इस बात के लिए जहां जहां ये हालत बनी है, मध्य प्रदेश में जाके राहुल गांधी कहते हैं कि शादी के घोड़े से लड़ाई नहीं जीती जाती। तो भाई आपको किसने मना किया कि आप जंग की लड़ाई वाले जो घोड़े को शाही घोड़े ले आइए, राणा प्रताप के घोड़े ले आइए रेस वाले। तो आप जब ये इच्छा शक्ति नहीं दिखाते, आप इसी तरह से अगर आप मान लेते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा अभी आप शादी वाले घोड़े ही के कमाल में रह गए हैं, तो फिर आपको तो कम से कम वो रेस वाली घोड़ा ढूंढना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सवाल पे चर्चा करने के बजाय पार्टी और संगठन सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन पे रात दिन सिर्फ एक तरह से ठीकरा फोड़ने के काम कर रहे हैं। तो ये माना जाएगा कि आपके पास मुद्दा नहीं है कि देश भर में पार्टी का संगठन जिस तरह से कमजोर हो रहा है, उससे बेहतर करने के बजाय आप सीधे इलेक्टोरल रोल, एपिक नंबर, ये सब सारे परसेप्शन की सियासत करते करते आप देश में एक अलग छवि बना रहे हैं। ये बात रोहतक के चुनाव, ये कम से कम हरियाणा के लोकल बॉडी चुनाव से आपको मिल गया। बिल्कुल, इन सारे सवालों के जवाब संदीप जी जरूर देंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि संदीप जी बहुत ही अच्छी तरह से जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले संदीप जी, ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार वंदना जी की बन गई है, मुझे लगता है कि आप जरूर उनको इस चीज के लिए बधाई देंगे। उसके बाद सारे सवालों के जवाब देंगे कि भाई हरियाणा में क्यों ये नतीजा आ रहा है। संदीप जी। लाल जी, आपको, आपके दर्शकों को, सभी पैनलिस्टों को होली की कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हार्दिक धन्यवाद। और हरियाणा चुनाव में जीते हुए सभी उम्मीदवारों को ढेर सारी बधाई, और जो हारे हैं उनको सिर्फ इतना कहूंगा कि ये दौर है, ये गुजर जाएगा, आने वाला वक्त आपका। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद होनी ही चाहिए। जी सर। तो देखिए, गंभीरता जिसे अभी जो है होली का समय है, तो थोड़ा होली से जोड़कर मैं बात कर देता हूँ। कीजिए। विनोद जी ने अभी ठंडई बनाने की कोशिश की। हाय हाय, क्या बात है। उसमें बादाम, हाँ सर, ठंडई इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने बादाम मिलाया, काजू मिलाया, भांग मिलाई, लेकिन सर उसमें और कुछ ऐसे मिला दिए जो कि ठंडई में नहीं मिलते। तो राहुल जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो एक अलग विषय है। अच्छा। वो ठंडई का विषय नहीं है, वो चुनाव का विषय नहीं है। चुनाव का विषय होते हुए भी वो सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण है कि वो देश का विषय है। अगर नहीं है तो चर्चा से क्यों भागना। आप जो है
संसद किस लिए बनी है? इसीलिए बनी है कि वहां पर इस तरीके के अगर कोई तात्कालिक विषय आते हैं तो उस पर चर्चा हो, और चर्चा के बाद जनता के बीच में सच और झूठ का फर्क जाना चाहिए। तो आपको भागना नहीं चाहिए। भाई हमारे पास क्या ऑप्शन है? अगर हम चुनाव आयोग जिस तरीके इपिक नंबर से लेकर ईवीएम से लेकर जो सवाल खड़े करते हैं, उसका जवाब जो है ऑफिशियल लेटर लिखने के बाद 6-6 महीने इंतजार करने के बाद हम ये कहते हैं कि आप ऑफिशियल हमको वोटर लिस्ट दे दीजिए, आप वो तक नहीं प्रोवाइड करा पाते हो। तो हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि हम संसद में सवाल उठाएं और वो सवाल जनता के बीच में जाए और उस पर चर्चा हो। ठीक है संदीप जी, मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप करता हूं। आपने कहा विनोद जी ने ठंडई बना दी, उसमें बहुत कुछ मिला दी। हरियाणा चुनाव में जलेबी की बड़ी बात उठी थी। अब आप जो है जलेबी की तरह घुमाइए नहीं, ठीक है? हमें ये बताइए कि हरियाणा में अभी तक आपका एलओपी नहीं बना, जरा ये बताइए कि ये क्यों नहीं हो पाया? देखिए, हाँ बिल्कुल सर, यथार्थ पर देखते, आप जानते हैं कि मैं बहुत जो है इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, यथार्थ पर बात करता हूँ। देखिए, कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण गुटबाजी रहा है। ये स्वीकार करने में मुझे थोड़ा भी हिचक नहीं है, बिल्कुल, और ये फैक्ट है। और इस बात को राहुल गांधी जी ने जो है समझा, और वो जिस तरीके से चाहे वो गुजरात हो या इसके पहले भी वो काम कर रहे हैं, वो बहुत सारे गुट खत्म किए, बहुत सारे राज्यों में गुट खत्म हुए। कहीं ना कहीं मैं आपके ही चैनल पर एक बात मैंने कहा था कि कांग्रेस बदलाव के दौर से गुजर रही है, और उस बदलाव के दौर का ये अंतिम चरण है सर। ठीक है, आप समझिए, नई लीडरशिप आ रही है, मंथन से अमृत निकलेगा, राष्ट्रीय सचिव आ रहे हैं, नए महासचिव आ रहे हैं। अब आते हैं सर, देखिए सर, अभी हम जो है हरियाणा में चुनाव विधानसभा का हारे, और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने के बाद बहुत कम अंतर से चुनाव हारे। 39% लगभग हमें वोट मिला, थोड़े से प्रतिशत से भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन गई। हमारे जो सपोर्टर थे, हमारे जो वर्कर थे, हम कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है सर, मास बेस्ड पार्टी है। तो वो जो हमारा जो हमारा वर्कर था, उसमें निराशा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, उस नतीजे को हमने देखा है। मैं जरा वंदना जी को शामिल करता हूं। उस निराशा को आशा में परिवर्तित नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं ये हमारा फेलियर रहा है। ठीक है, दरअसल हुआ क्या जानते हैं संदीप जी, इनकी बीजेपी की बड़ी सफलता इसलिए दिखी क्योंकि तीसरी बार लगातार सरकार बना ली। आपने वोट परसेंट की बात कही, सही बात है, वो बात आपकी एकदम फैक्चुअल है। तीसरी बार इन्होंने सरकार बना ली, इनकी सीटें बढ़ गई, ये सारी बातें भी फैक्चुअल है। लेकिन वंदना जी, मैंने संदीप जी को बोला था कि बधाई दीजिए उनको, क्योंकि उनके यहाँ होली बड़ी ज़बरदस्त हो रही है और वो तस्वीरों में दिख भी रही है टेलीविज़न पर। आपको संदीप जी ने बधाई दी भी, जीते हुए उम्मीदवारों को, पार्टी के तौर पर लेकिन नहीं दी, लेकिन जीते उम्मीदवारों को ज़रूर दी, तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन वंदना जी, ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनी है, ये इसका क्रेडिट किसको जा रहा है? क्या आप अपनी नीतियों, अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा क्रेडिट देंगे, या फिर संदीप जी के पार्टी की नाकामयाबी जो रही है वो आपके लिए ज्यादा क्रेडिट देंगे उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतवर्ष को होली की शुभकामनाएं, और आप सभी को भी होली की शुभकामनाएं देते हुए यही कहना चाहूंगी, ये जो जीत है उसमें मोदी जी की, नायब जी की जो नीतियों की जीत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, और जो जनता है उसने अपना विश्वास जताया हमारी नीतियों पर, और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जरूर कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आज की जो जनता है वो इस चीज को समझती है कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है। यहाँ पे जो लगातार बात चल रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि दौर आया है, बीत जाएगा। जरा ध्यान से भाई साहब, ये कहीं ना कहीं जमाने में बदलता जा रहा है, कहीं सदियों में ना बदल जाए, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और विषय पे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब ये कहा गया, आपने भी इंट्रोडक्टरी अपने पार्ट में कहा, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया, एक समय की बात है। एक समय में हुड्डा जी शैलजा जी को कहा करते थे कि देखिए, रेस के घोड़े अलग हैं और शादी वाले घोड़े अलग हैं, और आज वो समय आ गया जब हुड्डा जी पर एक स्टेटमेंट आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनको अपने भीतर झांकना चाहिए। और बड़ी हैरानी की बात है जब पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि देखिए, मुझे तो रिजल्ट पता ही नहीं है, मैंने तो देखा ही नहीं है, मैं तो इस तरफ ध्यान ही नहीं देता। पता नहीं किस किस तरफ ध्यान नहीं देते। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये नहीं बना सकते, संगठन ये नहीं बना पाए, ना जिलाध्यक्ष बने, ना ही। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि आपकी नीति, आपके नेता, आपके कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन जिन बातों का आप वंदना जी उल्लेख कर रही है ना, मैंने इसी के लिए कहा कि क्या संदीप जी की पार्टी को भी कुछ क्रेडिट दीजिएगा क्या इस नतीजे के लिए? देखिए, मैं आपको वही कह रही हूँ कि
सामने वाला हारा है तो अपनी गलतियों से भी हारा है, और हमारी जो जीत हुई है वो हमारी अच्छाइयों की वजह से, हमारे काम की वजह से हुई है। मैं इस चीज को मानती हूँ। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए था, लेकिन ये सदियों की तरफ जाना चाहते हैं तो इनकी मर्जी। लेकिन ये जरूर बताता है कि जहां पर इकट्ठे होकर बैठना एक सामान्य घटना ना होकर एक न्यूज बन जाए, वहां पर इनको अंदर देखना पड़ेगा। ना इनके पास नीति बची है, ना इनके पास नियत बची है, ना ये ऑर्गेनाइज ढंग से लड़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको देखना पड़ेगा। लेकिन हम हमेशा एक बढ़िया कंपटीशन आपको देते आए और आगे भी देते रहेंगे। तो सदियों में ये समय जरूर बदलने वाला है। मेरा एक यहाँ पर ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि हुड्डा जी जिस तरह से कहते हैं कि मैंने तो रिजल्ट ही नहीं देखा, और ये कहते हैं कि ये तो एक बड़ा अच्छा उन्होंने, वो तो कह रहे रिजल्ट भी नहीं देखा, हम तो प्रचार में भी नहीं गए, जाते ही नहीं है। तो हम ये मान लें कि राज्य में, देश में जब पहले से जीती हुई आप वहां पर ध्यान देते ही नहीं है, तो मान लीजिए कि आप हमेशा विपक्ष में रहने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। संदीप जी का अकाउंट, संदीप जी पहले आप बोल लीजिए, फिर विनोद जी के पास जाऊंगा। देखिए वंदना जी, एक बात मैं सिर्फ कहूंगा आपके लिए कि सफलता के 100 बाप होते हैं, और असफलता को कोई जो है एक्सेप्ट नहीं करता, उसका कोई खेवनहार नहीं बनता है। हम जो है असफल हुए हैं, ये फैक्ट है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अभी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से 8% से ज्यादा वोट ऑफ परसेंटेज हमारा बढ़ा, वो इसी काडर से, इसी जो है संगठन से और इसी कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ाया। तो जो 8% वोट बढ़ गया संदीप जी, 8% वोट बढ़ने के बाद भी ईवीएम पर और इलेक्टोरल रोल पर सवाल उठाते हैं। 8% वोट बढ़ गया, ये तो आप खुद ही कह रहे हैं। मैं बता रहा हूं सर। हाँ। नहीं, वो और होना चाहिए। देखिए सर, अच्छा। हम जो सवाल खड़े कर रहे हैं, हमने कहा क्या सर, हाँ। कि हम जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो वैलिड सवाल है। अगर वैलिड सवाल नहीं है तो जो है चुनाव आयोग को क्यों भागना भाई? वोटर लिस्ट हम मांग रहे हैं कि आप जो उन्होंने तो जितने पेज में आपने सवाल पूछे थे उनके 3 गुने पेज में रिप्लाई किया है चुनाव आयोग। नहीं सर, नहीं, मैं आपसे ये कहूं कि जो है हरियाणा का क्या हाल है, हाँ। और जो है अभी चुनाव में क्या हुआ है, हाँ। आप लोकसभा चुनाव या 2022 का हमें रिजल्ट बताने लगे, हाँ। तो वो जवाब नहीं होता ना सर। हमने उनसे ये कहा कि आप जो है ऑफिशियल वोटर आईडी हमको प्रोवाइड करा दीजिए। आप ये कहेंगे कि प्रोवाइड तो है, ऑफिशियल होना और कोई यहाँ एक फैक्चुअल बात, जब बीएलओ लिस्ट बनाते हैं उसमें सारी पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं। लाल जी, मैं रोकना चाहूंगा। त्रिपाठी जी, हमारा ये डिस्कशन नहीं है आज का। आप राहुल गांधी की तरफ भाग रहे हैं। सुनिए, आपको मैं ये भागने नहीं दूंगा। आप हमारा जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन पे आप रहिए। सीधा सवाल आपसे वंदना जी ने जो पूछा है, सुनिए तो सही। वंदना जी ने पूछा है कि आपके फॉर्मर सीएम कहते हैं कि मेरा तो कोई उत्साह ही नहीं था, हमने तो चुनाव प्रचार में मैं गया ही नहीं, आपकी कुमारी शैलजा नहीं गई, आपके सारे कद्दावर नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं दिल्ली में, 25-10 किलोमीटर के अंदर में उनका अपना कंस्टिट्यूएंसी है, नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्या ये आला कमान दिल्ली में बैठ के जो ईपिक नंबर ढूंढ रहे थे, क्या आला कमान ने किसी से अभी तक पूछा कि आप अपने कंस्टिट्यूएंसी में क्यों नहीं गए? जिम्मेदारी तय की। और आप सीधे सवाल इलेक्शन कमीशन पे आते हैं पर्ची फाड़ने के लिए। सवाल समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम लोगों ने इस बात को कहा है, कोई पार्टी लाइन पे बात नहीं किया है, सीधे ये बात कह रहा हूं कि बीजेपी ने इतने वर्षों से मेहनत की है, जिस संगठन में बीजेपी ने अपना संगठन खड़ा किया है वहां मजबूती से, तो तीसरी बार सत्ता में लौटी है। ये बीजेपी के संगठन की ताकत है। आप उल्टा उसको घुमाते हैं कि हमारा वोट परसेंटेज में थोड़ा से कमी रह गया था। तो आपको कोई बता दे कि आपका जहां वोट परसेंटेज बढ़ा है वो इलाके का मैं नाम नू से लेके उन इलाकों में जहां 90% जो है वो वोट आपको मिला है। तो आपने पोलराइज किया वहां पे, वोट परसेंटेज आपने बढ़ाया है, खास समुदाय का वोट ज्यादा मिला। आप जो बात करते हैं, सुनिए तो सही, आप जब बात करते हैं, मैं कह रहा हूं सीधे जी, आप जो गुजरात में अभी इलेक्शन है और वहां वो कह रहे थे कि जितने भी लोगों को निकालना है निकालो, राहुल गांधी कह रहे हैं निकालो उन लोगों को, सब बीजेपी के एजेंट, सारे बीजेपी के एजेंट हैं। तो जहां आप हारते हैं वहां आप अपने ही कार्यकर्ता को, अपने ही नेता को बीजेपी का एजेंट बना देते हैं। लेकिन आप आला कमान पे सवाल नहीं करते कि राहुल गांधी 90 चुनाव को लीड किया है और लगातार हारे हैं।
जवाब क्या दीजिए है संदीप जी। हिम्मत संगठन में जो जवाब कभी दीजिए। ये कभी आला कमान पे और गांधी परिवार पे संदीप सवाल जी, उठाए? जवाब दीजिए। है हिम्मत कि आपने जो 23 का जो ग्रुप 23 था, गुलाम नबी आजाद कहां चले गए, वो कहां चले गए? है शशि थरूर भी तैयारी तो में है। आप जब इतना पार्टी को ये बनाए हुए, बेचारे एक मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाए हुए हैं अपने अध्यक्ष के रूप में, और कितना मल्लिकार्जुन खड़गे का चल रहा है? संदीप जी को जवाब देने दीजिए। एक सीट मल्लिकार्जुन तय कर सकते हैं आज की तारीख ठीक है, में कि फला संदीप सीट जी से को फला जवाब चुनाव देने लड़ेगा? दीजिए। अब संदीप जी दीजिए जवाब। आत्ममंथन जरूरी है। नहीं, देखिए विनोद जी, आप ये जो कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन किसी सीट को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका सभी निर्णयों में महत्वपूर्ण। तो फिर केसी ठीक है। वेणुगोपाल पे इतना सवाल ठीक क्यों है, है। वो बता दीजिए। अगर वही करते बता रहा हैं तो सारे केरल के लोग अभी जमा हुए हैं, केसी वेणुगोपाल पे इतना चार्ज क्यों है? केसी वेणुगोपाल इतने सालों से जो जमे हुए हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? आप ही का संविधान कहता है कि भाई लगातार कोई पार्टी जो में संगठन के सचिव महासचिव नहीं हो सकते हैं। जवाब दीजिए और जवाब देकर हरियाणा के मुद्दे पर लौटिए। नहीं, बिल्कुल सर। देखिए केसी जी हमारे संगठन मंत्री हैं और वो साउथ से आते हैं और वहीं से आते हैं, इसलिए उन पर सवाल खड़े होंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हरियाणा वाले मुद्दे पर आ जाइए। हाँ, ये जाहिर सी बात है। वहां पर लोकल लीडरशिप पे अब आने वाले समय में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनना है, तो थरूर जी भी चाह रहे हैं, जो है और भी नेता चाह रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री तो बने। सेल्फी भी डाल दिया है। आज तो उनके केरल के सीएम के साथ सेल्फी डाल दिया। वो सर जितने बड़े पद पर रहकर जो है आज भारतीय राजनीति में जो है अपना योगदान दे रहे हैं, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। वो ठीक है, नहीं उसमें खाली ये सवाल, हालांकि हम इस पर बाद में बात करेंगे, खाली ये सवाल उठता है कि जब सेल्फी डालिएगा तो मतदाताओं के बीच लड़ने के लिए जाइएगा कैसे, ये सवाल उठ रहा है। नहीं सर, ये देखिए ये शिष्टाचार होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए आज हरियाणा पर रहते हैं। अब ये जो है हुड्डा जी की सेल्फी 10 फोटो में बता सकता हूँ जो मोदी जी के साथ। हरियाणा पर लौटिए, हरियाणा पर लौटिए, हरियाणा पर लौटिए। हुड्डा जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, हुड्डा जी को मोदी जी कहते हैं कि उनके मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और वो तब से मित्र हैं जब मैं जो है संगठन में काम करता था। तो ये राजनीति में होता रहता है। विषय ये है अभी विषय जो अभी जिस तरीके से आपने कहा कि आप हरियाणा चुनाव में, देखिए सर, हरियाणा चुनाव जो है बिल्कुल हारे हैं, और नगर निकाय का चुनाव किसी भी प्रदेश में हो सर, वो सत्ता का होता है सर, ये फैक्ट है। उसमें सत्ता की हनक, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, सपा की हो, बसपा की हो। तो क्या वंदना जी क्या वहां सत्ता की वजह से जीत गए आप नगर निकाय चुनाव? संदीप जी कह रहे हैं। हमने कहा सर सफलता के 100 बाप होते हैं। वंदना जी दीजिए जवाब। क्या सत्ता की हनक की वजह से सत्ता का फायदा मिल गया और वहां पर आपकी ट्रिपल इंजन सरकार बन गई? अगर अनुमति हो थोड़ा शैलजा जी खुश रहने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो इसी तरह की जो स्टेटमेंट है इनकी तरफ से आती रहती है। मुझे लगता है आप हरियाणा की बात कर लीजिए, पूरे देश में बात कर लीजिए, निकाय चुनाव में अलग अलग तरह के रिजल्ट आते रहे, लेकिन कहाँ पर कौन सा फिट होता है? एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, कृपया करके। बिल्कुल नहीं बोली, मैं चाह रहा था कि लाल जी के माध्यम से सवाल आ जाए। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ये पूछ रहे हैं हुड्डा जी पर सवाल उठा रहे हैं, आपके खट्टर जी कहाँ थे, ये सवाल पूछ रहे हैं संदीप जी, दीजिए जवाब। एक बार रिपीट करेंगे, आपने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनके हुड्डा जी पे सवाल आप पूछ रहे हैं, वो आपके खट्टर जी पे सवाल पूछ रहे हैं कि खट्टर जी कहाँ थे, वो क्यों नहीं आए प्रचार में। जरा चेक कर लीजिए, थोड़ी जानकारी रख लीजिए तो बेहतर रहेगा। बता दीजिए। तो पानीपत में करनाल में पूरा समय में रहे, अगर आप उसको चेक कर लेते तो शायद इस तरह का प्रश्न नहीं पूछते। ठीक है, और यहाँ पर आप जो एक सेकंड अब आपका जवाब मिल गया। कृपया करके सामने वाले को बोलने का भी मौका दीजिए। रखना चाहिए, आपके पास जवाब नहीं है लेकिन औरों के पास जवाब है। यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर विनोद जी ने भी यहाँ पर जिक्र किया कि बहुत सारे लोग जो हैं इनके यहाँ से चले जाते हैं। हर तरह के बहाने यहाँ पर ये बना रहे हैं। इनको कभी कुछ पसंद नहीं आता, कभी कुछ पसंद नहीं आता। अरे आपकी तो राहुल गांधी जी को अपनी सरकार पसंद नहीं आई थी, उसका ही अध्यादेश फाड़ दिया था। अब ईवीएम कहाँ से पसंद आएगी आपको, या आपको कोई और ऐसी संस्था कहां से पसंद आ जाएगी? कभी इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न उठा देते हैं, कभी आप कहते हैं कि हमारी बात का जवाब नहीं दिया जाता, और जब मोदी जी सदन में खड़े होते हैं बात का जवाब देने के लिए तो पूरी हुटिंग की जाती है। अगर वो 1 घंटा बोलेंगे तो ये 1 घंटा पूरा शोर मचाएंगे। सुनने का धैर्य ना आप में है, क्योंकि आपको पता है आपके पास जवाब नहीं है। शोर मचाओ और भाग जाओ, यही काम हरियाणा की विधानसभा में होता है, यही काम लोकसभा में होता है।
आप शोर मचाते हैं, प्रश्न दागते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। जवाब सुनने का आपके पास धैर्य नहीं है, क्योंकि तर्क के साथ आपको जवाब दिया जाता है। यही आपके साथ मुश्किल है। लेकिन जनता जो है वो बेवकूफ नहीं है, जनता को सब दिखाई देता है। इसीलिए बार बार जनता जो है भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखाई देती है। मैं ये मानती हूँ राजनीतिक तौर पर आप खत्म हो चुके हैं, वैचारिक तौर पर आप खत्म हो चुके हैं। आपका अपने कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं है। जब तक आपके साथ रहता है तब तो बहुत अच्छा है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई देता है तो वो सबसे भ्रष्ट हो जाता है, यानी कि कीचड़ तो फैला ही रहे थे। ठीक है, आप उसको ठीक मानते है, नहीं है। जब आपके यहाँ से सवाल आता है तो ठीक है। संदीप जी का काउंटर, संदीप जी का काउंटर, संदीप जी का काउंटर अपने आप में देखिए। ठीक है, सफलता के दो बाप होते हैं। असफलता कोई कहता, लेकिन स्वीकार जरूर किया जाता है नैतिक तौर पर कि हाँ हम हारे हैं, हम इसको देखेंगे। संदीप जी काउंटर कीजिए। समीक्षा बैठक हुई नहीं, आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपने अभी तक चुना नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं। संदीप जी काउंटर कीजिए, दीजिए जवाब। राहुल गांधी यहाँ पर कुछ और बयान देते हैं, वहां पर कुछ और बयान देते हैं। तो कम से कम उसको संभालिए। और जहां तक घोड़ों की बात यहाँ पर एक और की जा रही थी कि घोड़े बदल दीजिए। ऐसे घोड़े होंगे और नए। वंदना जी आप जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। ये जवाब हमने पूछा है, ये सवाल पूछा है कि घोड़े बदलते क्यों नहीं हैं। जब आपको खुद पता है कि ये सजावट के घोड़े, तो रेस वाले ले आइए ना संदीप जी। नहीं लाल जी, बिल्कुल बदले जा रहे हैं। हमने यही तो कहा कि आप देखिए नए सचिव आ रहे हैं, नए महासचिव बन रहे हैं, नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही हो। क्या बदलना है? CWC के सदस्य बहुत सारे नए बन रहे हैं, तो ये बदलना ही तो है। प्रोसेस के दौर से गुजर रहे हैं। कोई ऐसा तो होता नहीं कि उठाकर आप यहाँ से किसी को साइडलाइन कर देंगे। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी में लोगों के जाने की, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कहा कि हमको भ्रष्ट दिखते हैं, ना जी ना। आपके पास वही जाते हैं जिन पर आपने आक्षेप लगाए होते हैं, आपने जिनको CBI ED से डराया होता है, जिनको आप भ्रष्ट कहते रहते हैं। फिर मुद्दा पटरी से उतरा, मुद्दा पटरी से उतरा, मुद्दा पटरी से उतरा। मैं उसी के जवाब दे रहा हूँ सर। उन्होंने सवाल खड़े किए थे, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपके पास वो वॉशिंग मशीन है जहाँ पर आप धुलकर साफ सुथरा करके। हेमंत शर्मा, नाम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। लेकिन संदीप जी तमाम बातें उठाइए। मैं कह रहा हूं तमाम बातें उठाइए, लेकिन आपके ऊपर जो सवाल हैं उन सवालों को सॉल्व तो करना पड़ेगा संदीप जी, तभी आगे जो आपने लाल जी, मैं लास्ट में एक चीज रखना चाहता हूं। मैंने वंदना जी का भी सुना, देखिए, और संदीप जी का भी मैं लगातार सुन रहा हूं। संदीप जी देखिए, जो बात वंदना जी कह रहे हैं, आपने तो सीधे आपने उठा दिया करनाल का इशू कि भाई आप जो है खट्टर साहब कहाँ थे। आप करनाल का ये अभी देख लीजिए रिजल्ट, इसी पे इलेक्शन में, लोकल बॉडी के इलेक्शन में सारी सीटें वहां से करनाल से बीजेपी ने निकाल ली। सही बात। तो आप ये देखिए कि वो जिस इलाके से हैं उस इलाके में लोगों ने जम के वोटिंग किया, और लोगों ने उनका ये नेतृत्व को ये बात किया है डिजिटल पार्टी में। सवाल से भाग रहे हैं आप इसलिए कि जब हुड्डा जी कहते हैं कि भाई हमने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, तो आपने अभी तक उनको प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया। वो बेचारे घर में बैठे हुए हैं, कुमारी सैलजा मैदान में है नहीं। बात तो तभी बनेगी, बात तो तभी बनेगी जब जिम्मेदारी तय कीजिएगा। नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं और कोई चुनाव में नहीं है, आप उठा रहे हैं कि खट्टर जी। संदीप जी, उम्मीद एकदम जायज है, लेकिन जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। जहां जहां पर कमजोर चीजें उसको दुरुस्त करनी पड़ेगी। फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए इस बहस में। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, वंदना जी बहुत बहुत शुक्रिया, और विनोद जी आप अभी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातें करनी है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। रिपोर्टर कहाँ गया? जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का। साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त,
और अब बात करेंगे, अब बारी आ गई है कि भारत, सनातनी परंपरा का भारत, और वहां पर सनातनी परंपरा का एक त्योहार होली साल में एक बार आती है, लेकिन क्या उत्साह के रंग पर भी मनाई है। सनातन हिंदू परंपरा के प्रमुख त्योहारों में से एक है होली। देश विदेश में होली की तैयारी चल रही है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है। रंगों के इस त्योहार से लोगों के जीवन में खुशियों के रंग आते हैं, और साल भर में एक ही बार तो आती है ये खुशियों के रंग वाली होली। लेकिन सनातनी भारत में भी इस पर भी संगीनों का साया। कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर नियंत्रण और प्रतिबंध लगाए जाते हैं। कई जगहों पर सांप्रदायिक टकराहट की डर से लोग खुलकर मना ही नहीं पाते हैं होली। उत्तर प्रदेश के संभल का उदाहरण ले लीजिए। यहां पर होली के दिन 10 मस्जिदों को ढका जाएगा। परहेज है रंगों से। संभल में वर्षों बाद खुलकर कई इलाकों में लोग होली उत्सव मनाने के लिए उत्सुक हैं। दशकों तक नहीं मना पाए हैं वो लोग होली। इन सब के बीच स्थानीय प्रशासन ने जुमे की नमाज और होली के लिए अलग अलग समय तय कर दी है ताकि व्यवस्था बनी रहे। और सिर्फ संभल ही नहीं, कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर चौकसी है। लेकिन यह तो बात हुई उत्तर प्रदेश की। अब जरा कुछ नायाब उदाहरण देखिए। पश्चिम बंगाल, वहां की ममता बनर्जी सरकार ने बीरभूम जिले के शांति निकेतन में सोनाझुरी हाट में होली पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया और हवाला किया दिया राज्य की टीएमसी सरकार ने। कहा वन क्षेत्र में हरियाली को संभावित नुकसान हो सकता है, इसीलिए होली पर रोक लगा दी। अब एक और राज्य तेलंगाना की बात कर लीजिए। तेलंगाना में हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने होली को लेकर गाइडलाइन जारी की है। वो गाइडलाइन क्या है? जबरन रंग लगाने, पानी फेंकने और बाइकों की टोली निकालकर घूमने पर प्रतिबंध है। नहीं कर सकते ये सब चीज। तो सवाल यह है कि सनातनी भारत में भी क्या साल में एक बार भी होली मनाने पर इस तरह की रोक रहेगी? यह बड़ा सवाल है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। वहीं संभल के जिलाधिकारी ने संभल की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। सीसीटीवी कैमरा लगभग 250 की संख्या में हमारा लगा हुआ है और उसके अतिरिक्त लगभग 100 से 150 हम प्रत्येक जो पर्व होता है उस पर अतिरिक्त लगाते हैं नगर पालिका परिषद की ओर से। उसके साथ में ड्रोन से एक बार निगरानी हमारी हो चुकी है और एक बार हम ड्रोन से निगरानी और करेंगे। फ्लैग मार्च भी डीआईजी सर के नेतृत्व में हमारा हुआ था और बाकी नियमित रूप से कप्तान साहब का और हमारा फ्लैग मार्च नियमित रूप से चलता है। तो सब लोग साथ हैं और सबका सहयोग है और पूरे सौहार्द के साथ ये होली बनेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताया था कि हैदराबाद में पुलिस ने कुछ प्रतिबंध लगाए। तो तेलंगाना भाजपा के नेता एन रामचंद्र राव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की सराहना की है। The steps taken by Yogi Adityanath and his government is highly appreciated because really the law and order and the peace and harmony is trying to be established and trying to be, preserved in that very highly sensitive town of Sambal. I think people also should cooperate with the administration for maintaining law and order. And I think Mr. Yogi Adityanath has to be appreciated for taking such steps in a very precautionary manner because prevention is always better than cure.
और हमने रिपोर्ट में आपको पश्चिम बंगाल की बात भी बताई थी कि ममता सरकार ने एक जगह पर होली खेलने पर रोक लगा दी है। तो पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ममता सरकार ने जो होली पर रोक लगाई है वो पश्चिम बंगाल में पहली बार हुआ है। दूसरा कम्युनिटी के एक स्पेशल महीना चल रहा है और इस बार होली का जो डेट वो फ्राइडे है, इसलिए आमडांगा उत्तर 24 परगना का आईसी खुला बता दिया ये रॉन्ग फॉन्ग नहीं देना चाहिए, होली फोली नहीं मनाना चाहिए, कुछ करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा। एडिशनल एसपी बीरभूम उन्होंने बताया 10 बजे के अंदर शांति निकेतन का बसंत उत्सव इस बार खत्म कर दीजिए, इस बार फ्राइडे है, स्पेशल डे है, इसलिए इस बार आप लोग 10 बजे के बाद कुछ नहीं करना चाहिए। ये पहले बार बंगाल में हो रहा है। तो अलग अलग बहाने बना करके कुछ ना कुछ ये उत्साह के रंग पर भी मनाही की कोशिश हो रही है क्या? इसे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। विनोद जी, जिस तरह के ये अलग अलग बहाने बनाकर कहीं कह रहा है कि ये जो पर्यावरण है ना इसको नुकसान, हरियाली को नुकसान पहुंच जाएगी, कहीं कह रहा है बाइक निकाल के ना घूमो, पैदल घूम लो, है ना। तो मुझे तो लगता है कि मानसिकता तो यही है कि पूरी रोक ही लगा दें, लेकिन पूरी रोक लगा नहीं पा रहे हैं तो अलग अलग बहाने बनाकर कुछ ना कुछ गाइडलाइन, कुछ ना कुछ प्रतिबंध, कुछ ना कुछ कंट्रोल। साल में एक बार होली आती है विनोद जी। लाल जी, इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझने की है कि क्या ये होली में पहली बार ऐसे जुम्मे की नमाज का ये कुछ ऐसा निकला है क्या? क्या इससे पहले होली के दिन में कभी इस तरह के जुम्मे की नमाज की बात नहीं हुई होगी? जरूर हुई होगी, लेकिन समाज में कभी भी इसको लेके ऐसा कभी कुछ बना नहीं कि अब इसको लेके किसी मौलाना को इस बात की दिक्कत हो कि ये जुम्मे की नमाज है और रमजान का महीना है तो इसमें रंग नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कुछ खास टाइप के जो ये मौलाना होते हैं वो कितने जानकार हैं और कितने उसमें पढ़े लिखे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या समाज की दिशा और समाज की ये सांप्रदायिक सौहार्दता जो है कि क्या मौलानाओं की गारंटी से चलेगी? तो ये मौलानाओं को पूछना चाहिए कि संभल में इतने वर्षों तक होली क्यों नहीं मनी? संभल में इतने वर्षों तक, जब तक अभी तक ये पुलिस का एक्शन हुआ है जामा मस्जिद के सर्वे के बाद, उससे पहले संभल की क्या हालत थी? क्या लोग घरों में दिवाली मना पा रहे थे? क्या वहां होली मनती थी? बहुत से इलाके में नहीं तो मना था। अगर आज संभल में लोगों ने कहा कि हम होली मनाएंगे तो वहां संभल में इस तरह के रिएक्शन क्यों आए? उस गली में जहां से वो लोग गुजरेंगे, होली तो कोई भी हमने नहीं सुना कि होली घर में लोग खेलते हैं या घर में मनाते हैं। होली मनाने के लिए, रंग खेलने के लिए लोग अपने अपने एज ग्रुप के साथ तो निकलेंगे बाहर, दोस्तों के जाएंगे, वहां लोगों के साथ मिलेंगे, महिलाएं भी टोली के साथ में दूसरे महिलाओं के उसमें जाती है, बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं, गीत गाते हैं, नए उत्साही लड़के जो है मोटरसाइकिल पे चढ़ के अपना होली का उदंगी करते हैं। तो आपको इतना ये जो असहजता क्यों है एक रंग को लेके? क्या इतने वर्षों में कभी किसी ने सुना होगा कि जुम्मे की नमाज के दिन में लोगों को दिक्कत हो रही है, रंग नहीं पड़ना चाहिए, ये किसी मौलाना का फरमान आ गया हो? क्या पश्चिम बंगाल में सरकार एप्रीहेंशन में ये सारे डिसीजन ले रही है, तेलंगाना की सरकार एप्रीहेंशन करके ये डिसीजन ले रही है, तो इसका मतलब ये साफ नहीं है कि आप एक तबके के तुष्टीकरण के लिए दूसरे भारत की परंपरा, भारत की एक शाश्वत सनातन को आप एक तरह से कह रहे हैं कि तुम चले जाओ पीछे, ये प्रायोरिटी है। अरे प्रायोरिटी तो सबकी बनती है बॉस। बिल्कुल, एक सेक्युलर देश तभी तो बनेगा। एक सेक्युलर देश में नेताओं के ऐसे ऐसे बयान आ जाते हैं, 2 घंटे के लिए होली रोक दीजिए ताकि ये हो जाए। मैं बात कर रहा हूं अपने बिहार में इस तरह की बातें आई, नेताओं ने कही है। फिलहाल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और वो खास मेहमान है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया?
मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अब ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ने वाले हैं और वो हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। लेकिन किस मुद्दे पर जुड़ने वाले हैं? वो मुद्दा है जो केरल में राजनीतिक हलचल है, कंफ्यूज्ड सियासत केरल की। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केरल की वामपंथी सरकार ने अपनी छवि बदलने की जी तोड़ कोशिश की है। राज्य में विकास को लेकर लोगों की बढ़ी अपेक्षा ने पिनराई विजयन को पूंजी और पूंजीपतियों के लिए दरवाजे खोलने के लिए मजबूर कर दिया है क्या? लेकिन कांग्रेस पार्टी यूडीएफ के बदले रुख से थोड़ा कंफ्यूज्ड है। 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस की पार्टी को यह उम्मीद थी कि जनता विजयन एंटी इनकम्बेंसी से तंग आकर उनको चुनेगी। लेकिन केरल से कांग्रेस के जो सांसद हैं और वरिष्ठ नेता शशि थरूर हैं, वो कांग्रेस पार्टी की सुपर लेफ्ट वाली छवि बनाने की कोशिश को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस आला कमान के नाराजगी के बावजूद शशि थरूर ने मुख्यमंत्री विजयन के साथ सेल्फी शेयर की है। आप टेलीविजन पर वही सेल्फी देख रहे हैं। पिछले दिनों विकास के मुद्दे पर शशि थरूर ने पीएम मोदी और विजयन की लेफ्ट सरकार की तारीफ की थी। अब सेल्फी लेने के बाद वो लिख रहे हैं, यह इशारा हमारे राजनीतिक मतभेद से अलग राज्य के विकास के लिए संयुक्त प्रयास का अच्छा संकेत है। अखबारों में एक आर्टिकल लिखकर शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया था। क्या लिखा था उन्होंने? सार्वजनिक रूप से लेफ्ट सरकार की तारीफ की थी, तो पार्टी ने बड़ी गंभीरता से उसको लिया था। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने तो उन्हें इसके लिए दिल्ली तलब भी कर लिया था। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम जमातों में अपनी पकड़ ज्यादा मजबूत की है, जो लेफ्ट पार्टी के लिए चुनौती हो सकती थी। लेकिन पार्टी इन्वेस्टमेंट को लेकर इतना कंफ्यूज क्यों है, यह बात तो समझ से परे है। और इसी मुद्दे पर अब हमारे साथ वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, केरल के प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका डीडी न्यूज पर। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सर। और सबसे पहले ये केरल में क्या कुछ जो है, आप पता नहीं, मतलब आप केरल के प्रभारी हैं, बीच बीच में बहुत इंटरेस्टिंग खबरें आती रहती हैं और वहां पता नहीं आपने क्या ऐसा जादू कर दिया है कि एक ही खेमे में एलडीएफ और यूडीएफ कौन ज्यादा अल्ट्रा लेफ्टिस्ट होगा, इसकी होड़ सी मच गई है कांग्रेस में और सीपीएम में। ये तो अभी 14 महीने बाकी है विधानसभा चुनाव को। अब तो और तेजी आएगी और चित्र विचित्र घटनाएं अपने को देखने को मिलेगी जी। क्योंकि पहले एक समझना चाहिए कि ये दोनों ही दल एक नूरा कुश्ती खेल रहे हैं केरल में। क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के, इंडी गठबंधन के ये साथीदार है, पूरे देश भर में है। पड़ोसी आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक और यहां भी है एक दूसरे के साथ, तमिलनाडु में। तो ये जो सात देश भर में, लेकिन केरल में एक दूसरे का विरोध जताना, ये इनकी राजनीति है। और ये राजनीति लोग अब समझ चुके हैं। और दूसरी एक समस्या है, कम्युनिस्टों में भी मतभेद है और कांग्रेस में तो मतभेदों का अब ये खुल गया है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरे कौन, जनता बनने ही नहीं देगी। कांग्रेस को भी नहीं बनने देगी, कम्युनिस्टों को भी बनने नहीं देंगी। इस बार आप देखेंगे नतीजे बहुत चौंकाने वाले रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा अंतर्विरोध लोगों के सामने आ गया। और पहले मैं ये बताऊं कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक कैसे है। तो पहले एक ऐसे है कि वो एक भी आदमी इजराइल के पर जो हमला हुआ हमास का, उसका विरोध नहीं करता है दोनों पार्टियां।
दोनों पार्टियां लव जिहाद पर चुप है। दोनों पार्टियां जो लिंचिंग हुआ है 3 मजदूरों का वहां एक साल में, बिहार से और झारखंड से आए जी, उनके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। दोनों पार्टियां जो क्रिश्चियन धर्मगुरुओं पर हमले हुए हैं उस पर एक शब्द नहीं बोलते। और इससे ज्यादा हमास के नेताओं को कम्युनिस्ट पार्टी तो बुलाती है, उनको टेलीविजन पर यानी स्क्रीन पर उनका भाषण कराते हैं। तो इस तरह से जिनके संबंध है, इसलिए ये दोनों मूलतः एक है, ये समझना चाहिए भेजे, और लोगों को ये नाटक अब समझा है। वो बिल्कुल वो एकता सर, वो एकता इनकी सीए पर भी, यूसीसी पर भी, वक्फ पर भी, सब जगह पर दिखाई पड़ती है। और अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन पर सब जगह ये एक ही भाषा बोलते हैं। तो ये दोनों पार्टियां गठबंधन एक ही है, ये अब लोगों को समझा और लोग दोनों से तंग आ गए। एक सादा उदाहरण बताओ, मैं अभी पिछले सप्ताह केरल में था, तो उसमें मुझे रेलवे से प्रवास कर रहा था, तो सभी रेलवे स्टेशन पर मैंने देखा कि सीढ़ियां पहले केवल होती थी, अब लिफ्ट भी है, एस्केलेटर भी है। ठीक। तो सारे लोग कह रहे थे कि 70 साल किसी ने नहीं किया ये। कम्युनिस्ट और ये दोनों सत्ता में थे, यूपीए में थे एक साथ, लेकिन कभी नहीं किया कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने। मोदी ने ये समझा और मोदी ने लोगों की दर्द दूर किया। तो ये जो मोदी का विकास का मंत्र है वो लोगों को भाया है, और उसके कारण केरल की राजनीति में बड़ा उछाल हो रहा है। थोड़ा सा और समझाइए सर। अब दोनों की मतदार मुस्लिम वोट किसको मिलेंगे इसके लिए भी है, बिल्कुल चल रही है। बिल्कुल, थोड़ा सा और ये समझाइए जो मुस्लिम वोट के लिए एक दूसरे से ज्यादा कट्टर दिखाने की कोशिश है, दिखना है, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। ठीक है, ठीक है सर, और अपीजमेंट ऑफ एक्सट्रीम एलिमेंट्स है। ठीक है सर, आपने कहा प्रोग्रेसिव फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी डाली, बिल्कुल, अभी एसडीपीआई पर एक्शन ली, एक लफ्ज नहीं बोले। ठीक है, स्वागत का कि मोदी ने अच्छा काम किया, ठीक है, नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये मुझे तो आश्चर्य लगता है, शशि थरूर पढ़े लिखे हैं, उन्होंने जिस पर प्रशंसा की कम्युनिस्टों की कि भाई स्टार्टअप का बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। अरे भाई साहब, आप दोनों एक थे तब 2014 में केवल 400 स्टार्टअप थे देश में, आज 1,40,000 हो गए। तो इसका कारण कम्युनिस्ट सरकार नहीं है, इसका कारण देश भर में जो पॉलिसी, नीतियां, नियत और जिससे काम हुआ मोदी सरकार ने किया, बिल्कुल उसके कारण हुआ है। सर एक चीज और जो कि महत्वपूर्ण है, आपने खुद कहा कि ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, सब मिले हैं। मैं थोड़ा सा अगर और लाइटर नोट में जाऊं तो एक जो कहा जाता शशिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर है। अच्छा, दोनों एक दूसरे के कट्टर दिखते भी हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सामने एक दूसरे के विरोधी होने की भी बात करते हैं, लेकिन शशि थरूर जी का जो ये ताजा सेल्फी है सर, बड़ा अच्छा फ्रेम उन्होंने बनाया है। वो फ्रेम अभी हम दिखा रहे थे, ये फ्रेम भी कुछ कहानी कहती है क्या? ये भी कुछ संदेश दे रही है क्या? नहीं, ये जानबूझ के कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से शशि थरूर को बाजू करने की कोशिश चल रही है, और कांग्रेस के नेतृत्व में उनको कोई स्थान नहीं, ना लोकसभा में कोई रोल नहीं, ऐसा जो स्थिति आई है उससे वो चिढ़े तो है ही। और अब चिढ़ कैसे दिखाएंगे? तो शशि थरूर है तो वो सेल्फी लेगा, हर चीज में वो नया नया मुद्दा लाएगा और वो बताएगा कि कैसे भी करके कम्युनिस्ट सरकार अच्छा है। तो कांग्रेस में घमासान मचे, इसी के लिए ये हो रहा है और ये घमासान होगा। और आप देखते रहिए, आगे बहुत कुछ होने वाला है। मुझे तो लगता है इसी घमासान में आपके लिए बीच से रास्ता निकलता है, जिसका आप संकेत दे रहे थे कि बहुत देख लिया एलडीएफ और यूडीएफ को, और अब जो है केरल में कोई बदलाव की लहर आने वाली है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप वो रास्ता बनाइए और केरल के लोगों को एक नया विकल्प दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए डीडी न्यूज के साथ। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।